लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं देश दुनिया के बड़े अखबारों और मीडिया मंचों से सबसे अहम खबरें, विचार और विश्लेषण। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में कहा गया है कि एलन मस्क ने हाल ही में संकेत दिया कि वो अमेरिका पार्टी नाम से एक तीसरी पार्टी शुरू करना चाहते हैं, जिसका उद्देश्य अमेरिकी राजनीति में बजट घाटे जैसे गंभीर मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लेकिन ये कोई पारंपरिक तीसरी पार्टी नहीं होगी, बल्कि मस्क की योजना है कि कुछ चुनिंदा और करीबी चुनावी क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों को समर्थन देकर उन्हें संसद में ऐसी स्थिति में पहुंचाया जाए कि वो किसी भी कानून को पास या रोकने की ताकत रख सकें। लेखक मानता है ये सोच सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने जैसी खोखली तीसरी पार्टी की कोशिशों से एक कदम आगे है। मस्क की रणनीति अगर सही ढंग से लागू की जाए तो अमेरिकी राजनीति में असर डाल सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है ये पार्टी सिर्फ विवाद खड़े करने वाली ना हो, बल्कि गंभीर और भरोसेमंद नेताओं को सामने लाए। ऐसे लोग जिनके पास पहले से जनता में विश्वसनीयता हो, जैसे पूर्व राज्यपाल, लोकल लोकप्रिय चेहरे या गंभीर सामाजिक छवि वाले लोग। लेख में यह भी कहा गया है कि मस्क की अपनी छवि और सोशल मीडिया पर उनकी तीखी बयानबाजी इस पार्टी की संभावनाओं को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर ये पहल केवल मस्क की आवाज बनकर रह जाती है तो लोग इसे संदेह से देखेंगे। इस पार्टी को सफल होने के लिए खुद को मस्क की छाया से दूर और स्वतंत्र दिखाना होगा। मस्क का पैसा तो हो, पर पार्टी की दिशा और नेतृत्व ऐसे लोग करें जो जनता के बीच पहले से विश्वसनीय हों। लेखक ये भी साफ करता है कि इस योजना की सफलता 1-2 साल की बात नहीं है। इसे अगर वाकई असरदार बनाना है तो इसे 2030 के दशक तक की लंबी योजना के तौर पर देखना होगा। एलन मस्क तकनीक और बिजनेस में दीर्घकालिक सोच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन राजनीति में इतनी दूरदर्शिता और नियंत्रण छोड़ने की क्षमता क्या वो दिखा पाएंगे? ये अभी सवालों के घेरे में है। संक्षेप में, मस्क की तीसरी पार्टी की योजना कुछ नई और रणनीतिक जरूर है, लेकिन इसमें कई चुनौतियां हैं। भरोसेमंद नेताओं की तलाश, खुद को मस्क की कट्टर छवि से अलग करना और एक लंबी राजनीतिक यात्रा की तैयारी। अगर ये सब मुमकिन हो पाया तो ये अमेरिकी राजनीति के परंपरागत ढांचे को हिला सकती है। द गार्जियन में प्रकाशित अलेक्जेंडर हर्ट्ज के लेख में चिंता जताई गई है कि यूरोप के शहरों को अब लगातार बढ़ती गर्मी के हिसाब से खुद को बदलना ही होगा, क्योंकि यही भविष्य है। लेखक ने अनुभव साझा किया कि ज्यूरिख जैसे शहरों में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए साफ नदियों में तैरते हैं, जबकि पेरिस जैसे घनी आबादी वाले शहरों में कल्पना करना भी मुश्किल है। पेरिस में हरे भरे स्थानों की भारी कमी है और जब तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पार कर गया तो लोग झीलों, नहरों और पानी के किनारों पर राहत तलाशते दिखे। लेख में बताया गया है कि भले ही हरियाली बढ़ाना, सड़कों को ठंडा करना या तैरने लायक जलाशय बनाना जलवायु संकट का समाधान नहीं है, लेकिन ये शहरों को रहने लायक बनाने के लिए बेहद जरूरी हो गया है। पेरिस जैसे शहर अब खाली पार्किंग स्थलों को पौधों और पेड़ों से भर रहे हैं, सड़कों को पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों के लिए बना रहे हैं और गर्मी कम करने के लिए काली डामर की जगह हल्के पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं। पेरिस की मेयर एन हिलाल्गो की योजना की आलोचना भी हुई है, लेकिन उनके नेतृत्व में शहर ने साइकिल पथों और पैदल रास्तों को जिस गति से बढ़ाया है वो मिसाल बन गया है। बीते 10 साल में पेरिस में साइकिल से यात्रा करने वालों की संख्या 2% से बढ़कर 12% हो गई है, जबकि कारों का इस्तेमाल घटकर 4% रह गया है। ये दिखाता है कि स्थानीय स्तर पर राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरह बड़ा बदलाव ला सकती है। हालांकि लेखक ये भी स्वीकार करता है ये उपाय काफी नहीं होंगे। पेरिस जैसे शहरों की पुरानी इमारतें एयर कंडीशनिंग के अनुकूल नहीं हैं और कई बार इन बदलावों के बावजूद गर्मी असहनीय हो जाती है। लेख के अंत में चेतावनी दी गई है कि जलवायु संकट अब टालने लायक नहीं रहा। हमें जितना हो सके उतना जल्दी बदलाव लाना होगा, क्योंकि अब केवल अनुकूलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। लेख कहता है कि अत्यधिक गर्मी अब अपवाद नहीं बल्कि भविष्य की सच्चाई है और यूरोप के शहरों को तुरंत और निर्णायक ढंग से खुद को इसके अनुरूप ढालना होगा। अल जजीरा में प्रकाशित लेख तीखी विडंबना और कड़ी आलोचना के अंदाज में सवाल उठाता है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया है। लेखक कहता है ये कितना अजीब है,
कि जो नेता गजा में हजारों फिलिस्तीनियों की मौत के लिए जिम्मेदार है, वो उस व्यक्ति को शांति का पुरस्कार दिलवाना चाहता है जो उस हिंसा को हथियार और समर्थन देकर बढ़ावा दे रहा है। ट्रंप ने खुद कहा था कि इजराइल को वो हर वो चीज दे रहे हैं जो गजा में काम खत्म करने के लिए चाहिए। लेख में बताया गया है कि अक्टूबर 2023 से अब तक करीब 60,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से कई तो खाने के लिए लगने वाली राहत की लाइनों में खड़े थे। इसके अलावा ट्रंप ने यमन और ईरान पर भी हमले करवाए हैं। ऐसे में जब उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया तो यह सब कुछ एक मजाक जैसा लगता है। मीडिया ने इस खबर को बिना हंसे रिपोर्ट किया, लेकिन लेखक सवाल करता है, क्या ये सब वाकई शांति के नाम पर हो रहा है? लेख कहता है, ये पहली बार नहीं है जब विवादित लोगों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हो। ओबामा को भी 2009 में पुरस्कार मिला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कई देशों में हमले किए। इसी तरह कोलंबिया के पूर्व राष्ट्रपति और इजरायली नेता शिमोन पेरेस को भी ये पुरस्कार मिला, जिन पर आम लोगों की हत्याओं के आरोप लगे थे। यानी नोबेल पुरस्कार का इतिहास खुद ही कई बार अपने नियमों के खिलाफ गया है। लेख के मुताबिक ट्रंप अब गजा को एक मिडिल ईस्ट रिविएरा बनाना चाहते हैं, यानी वहां के असली लोगों को निकालकर अमीरों के घूमने फिरने की जगह बना देना चाहते हैं। इसे वो शांति योजना कहते हैं। इस पूरे घटनाक्रम को लेखक गंभीर व्यंग के साथ प्रस्तुत करता है और कहता है, अगर यही शांति है तो युद्ध किसे कहेंगे। अंत में लेख इस बात पर जोर देता है कि आज शांति शब्द का इस्तेमाल असल में और भी ज्यादा युद्ध और हिंसा को जायज ठहराने के लिए हो रहा है। ट्रंप का नामांकन इस बात की मिसाल है कि दुनिया में अब शांति का मतलब वही है जो ताकतवर तय करे, भले ही वो खुद आग लगाने वालों में से क्यों ना हो। डॉन अखबार लिखता है कि पाकिस्तान सरकार अब क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल संपत्तियों को कानूनी रूप से मान्यता देने की ओर बढ़ रही है। हाल ही में कैबिनेट ने PVARA बनाने की मंजूरी दी है। इसका काम देश में क्रिप्टो और वर्चुअल एसेट से जुड़ी सेवाओं को लाइसेंस देना, निगरानी करना और ये देखना होगा कि ये सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे FATE, IMF और वर्ल्ड बैंक के अनुरूप चलें। वित्त मंत्रालय इसे एक ऐतिहासिक कदम बता रहा है, लेकिन अखबार का कहना है कि सरकार अब तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई है ये कानूनी और संस्थागत ढांचा असल में होगा क्या। मंत्रालय भले ही उपभोक्ता सुरक्षा, मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक और साइबर खतरों से निपटने की बात कर रहा हो, लेकिन आम निवेशकों को असल में जानना है कि सरकार की नीति का सीधा असर उन पर क्या होगा। अखबार को इस नीति के पीछे कुछ संदिग्ध अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पियों की चिंता भी है। वो याद दिलाता है कि पाकिस्तान में इस साल एक पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का गठन हुआ और एक कदम एक ऐसे समय पर आया जब अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान आया था, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल से जुड़े क्रिप्टो कारोबारी लोगों का था। इसी तरह हाल ही में अमेरिका में ट्रंप और पाकिस्तान सेना प्रमुख की मुलाकात में भी क्रिप्टो एक बड़ा मुद्दा बना रहा। ब्लूमबर्ग और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने भी रिपोर्ट किया है कि ट्रंप परिवार की क्रिप्टो में निजी दिलचस्पी है और उनके व्यापारिक संबंधों को लेकर सवाल उठे हैं। डॉन का कहना है कि पाकिस्तान को इस सब में शामिल होने से पहले बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये नवाचार असल में किसी और के निजी फायदे के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। डॉन का यह मानना है कि क्रिप्टो तकनीक में भविष्य है, लेकिन इसके साथ बहुत जोखिम भी हैं, जैसे अवैध लेन देन, आर्थिक धोखाधड़ी और विदेशी हस्तक्षेप। इसलिए पाकिस्तान अगर सच में इस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे पहले तय करना होगा ये नीति देश के हितों के लिए है या बाहरी दबाव में बनाई गई है। उसे पारदर्शिता से काम लेना होगा, जोखिमों को समझना होगा और बिना पूरी तैयारी के इस तकनीक की लहर में बह नहीं जाना चाहिए। द डेक्कन हेराल्ड आज अपने संपादकीय में एक कड़वी लेकिन जरूरी सच्चाई सामने लाता है। अगर भ्रष्टाचार निगरानी रखने वाली संस्था ही खुद घोटालों में लिप्त हो जाए तो फिर जनता इंसाफ की उम्मीद किससे करे। कर्नाटक लोकायुक्त का नाम आमतौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने वाली संस्था के तौर पर लिया जाता है, लेकिन अब उसी संस्था के कुछ अफसर खुद बड़े घोटालों के आरोपों में फंसे हैं और डेक्कन हेराल्ड का कहना है ये सिर्फ एक मामला नहीं बल्कि गंभीर और पुरानी सड़न की निशानी है। मामला लोकायुक्त के SP श्रीनाथ जोशी और एक पूर्व कांस्टेबल दिगंपा सावंत का है। आरोप है कि इन्होंने अफसरों को फर्जी केस की धमकी देकर करोड़ों रुपए वसूले। ये पैसा कैश में नहीं, क्रिप्टो करेंसी के जरिए इधर उधर किया गया। जांच में 13 डिजिटल वॉलेट और लगभग 5 करोड़ रुपए का पता चला है।
चौंकाने वाली बात यह भी है कि इस वसूली का राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आ रहा है। कांस्टेबल निगंपा ने माना है कि उसने एक मंत्री और एसपी जोशी के बीच बैठक करवाई थी, जिसमें ट्रांसफर और दूसरे सौदों की बात हुई थी। लोकायुक्त ने खुद राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि जोशी के खिलाफ जो शुरुआती सबूत हैं और कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन मामला कोर्ट में आते ही अटक गया। हाई कोर्ट ने एसपी को भेजे नोटिस पर स्टे लगा दिया। अब सवाल उठता है कि क्या ये सब पहली बार हो रहा है? जवाब है नहीं। 2015 में भी लोकायुक्त के उस समय के प्रमुख के बेटे पर भी इसी तरह का उगाही रैकेट चलाने का आरोप लगा था। यानी ये सिर्फ एक अफसर की गड़बड़ी नहीं, बल्कि सिस्टम की जड़ तक फैली हुई बीमारी है। लेख ये भी कहता है कि लोकायुक्त ने एक इंटरनल सतर्कता शाखा की मांग की थी ताकि वो अपने अफसरों पर भी निगरानी रख सके, लेकिन सरकार ने वो मांग खारिज कर दी। इससे शक और गहराता है कि सरकार जानबूझकर एक कमजोर लोकायुक्त चाहती है ताकि जवाबदेही से बचा जा सके। निष्कर्ष में डेक्कन हेराल्ड साफ लिखता है, जब जनता की रक्षा करने वाली संस्था ही गुनहगार बन जाए तो पूरे सिस्टम का भरोसा डगमगाने लगता है, और अगर अपराधी बिना सजा के बचते रहे तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजाक बन जाएगी। संपादकीय की आखिरी लाइन बेहद तीखी है। अब ये सवाल, कौन पहरेदार की निगरानी करेगा, कोई मजाक नहीं, जनता की चीख बन चुका है। अगर बाढ़ ही खेत खाने लगे तो फिर इंसाफ और शासन दोनों की कब्र खुद जाएगी। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast,